भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई के भगवान विष्णु की मूर्ति वाली टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। उन्हें सनातन विरोधी बताया जा रहा है। भद्दी ट्रोलिंग में उनके घर परिवार और उनकी जाति को भी घसीट लिया गया है। आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। किस मामले में सीजेआई ने टिप्पणी की, ट्रोल करने वाले किस हद तक चले गए, बाबा साहब आम्बेडकर और उनके हिंदू धर्म को छोड़ने का जिक्र क्यों हुआ, सीजेआई के पिता आरएस गवई और बाबा साहब से उनकी करीबी की क्या बातें हुई, खुद सीजेआई के किन फैसलों को दोहराया गया और इस पूरे विवाद पे संतुलित और तर्क भरी दलीलों में क्या कहा गया, सारे ब्यौरे हम आपको देंगे। बात एक नोटिस की करेंगे, अडानी समूह के जिक्र वाली वीडियोस और पोस्ट हटाने का नोटिस, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। पत्रकार और यूट्यूबर्स अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मामला अदालत भी पहुंच गया है। इन सबसे इतर आज पीएम मोदी का जन्मदिन है, तो गतिविधियों की भी चर्चा होगी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हैप्पी बर्थडे कहा है। बधाई ही आएगी या गिफ्ट की उम्मीद भी की जाए, ये भी जानेंगे। बात राजनीति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले दो वीडियोस की भी होगी, जिनसे माहौल में तल्खी सी पैदा हो गई है। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सबसे पहले बात सीजेआई बीआर गवई की। एक टिप्पणी के चलते उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और अपमानजनक ट्रोलिंग का भी। मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को एक याचिका आई। बताया गया कि मध्य प्रदेश में मौजूद खजुराहो में एक जावरी मंदिर है। उस मंदिर में भगवान विष्णु की एक मूर्ति है, लेकिन मुगलों ने इस मूर्ति को खंडित कर दिया था। भगवान की मूर्ति से सिर गायब है। ऐसे में हमारी दरखास्त है कि सुप्रीम कोर्ट इसके रिस्टोरेशन का ऑर्डर दे दे। ये याचिका राकेश दलाल नाम के एक शख्स ने डाली थी। अपनी दलीलों को और पुख्ता तरीके से पेश करने के लिए कुछ और बातें सामने रखी गई। मसलन इस मूर्ति की मरम्मत पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, न तो अंग्रेज़ों ने और न ही आज़ादी के बाद की सरकारों ने। और अगर इसकी मरम्मत नहीं होती है तो ये उपासना के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होगा। लेकिन सीजेआई गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इन दलीलों से प्रभावित नहीं हुई। सीजेआई गवई ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि जाइए अपने देवता से ही कुछ करने को कहिए। आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं, इसलिए जाइए और प्रार्थना कीजिए। ये एक पुरातात्विक स्मारक है, इसलिए जो कुछ भी करना है कि एसआई को ही करना है। कुल मिलाकर सीजेआई ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। याचिकाकर्ताओं को सही जगह यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास जाना चाहिए, इस आशय की बातें कही। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन टिप्पणी के दूसरे हिस्सों पर विवाद छिड़ गया। सीजेआई को सनातन विरोधी कहा जाने लगा। बात उनके बैकग्राउंड तक चली गई। उनके पिता आरएस गवई और उनकी आम्बेडकरवादी राजनीति का भी जिक्र हुआ। ट्रोल करने वालों ने सीमाएं भी पार की, इतनी कि हम यहाँ दिखा भी नहीं सकते। फिर भी आलोचनाओं के कुछ स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर इस समय चल रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि कैसे आम्बेडकर और बुद्ध धर्म का नाम लिया जा रहा है। हालांकि सीजेआई ने कभी एलानिया तौर पर यह नहीं कहा कि वो बुद्धिस्ट या नियो बुद्धिस्ट हैं, लेकिन जब मई 2025 में वो सीजेआई पद पर नियुक्त हुए थे तो उन्होंने अपने जीवन में अपने पिता और बाबा साहब आम्बेडकर के प्रभाव की बात जरूर कही थी। कहा था कि मैं लॉ की दुनिया में केवल और केवल अपने पिता और बाबा साहब की वजह से आया हूं। इस दौरान प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में उनकी प्रोफाइल्स भी छपी, हेडिंग्स लगी, बीआर गवई भारत के पहले बुद्धिस्ट और दूसरे दलित सीजेआई। इन्हीं आलेखों में सीजेआई के उन फैसलों का भी जिक्र हुआ जिनके केंद्र में जातिगत अत्याचारों और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे थे। मसलन साल 2024 का पंजाब सरकार बनाम दविंदर सिंह केस। तब जस्टिस गवई ने जोर देकर कहा था कि राज्य सरकारों को अधिकार है कि वो SC/ST आरक्षण के भीतर सब कैटेगरी रिजर्वेशन लागू कर सकें, ताकि आरक्षण का फायदा हाशिए के भीतर हाशिए पर मौजूद लोगों को भी मिले। उन्होंने SC/ST समुदाय के उन समूहों की आलोचना की रिजर्वेशन से जिनकी स्थिति मजबूत हुई और जिन्होंने फिर सब कैटेगराइजेशन का विरोध किया। जस्टिस गवई ने कहा कि SC/ST आरक्षण के भीतर भी क्रीमी लेयर वाला सिद्धांत लागू होना चाहिए। इसी बरस एक और मामले में सुनवाई करते हुए उनकी एक टिप्पणी आई थी। जस्टिस गवई बोले, सदियों से दलितों का शोषण किया गया और ये शोषण नस्लीय भेदभाव और गुलामों के व्यापार से भी ज्यादा बदतर रहा। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आरक्षण दिलाया वो कोई चैरिटी नहीं था, ये हिंदू धर्म के जातिगत शोषण के खिलाफ एक
संवैधानिक सुरक्षा था। क्योंकि बात सीजीआई के पिता तक गई तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में 1929 में जन्मे आर.एस. गवई अपने शुरुआती दिनों से ही दलित राइट्स एक्टिविस्ट थे। अंबेडकर ने उन्हें आकर्षित किया तो उनके आंदोलन के साथ जुड़ गए। धीरे धीरे दोनों का साथ बढ़ता गया। अंबेडकर ने जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया तो इसके एक फाउंडिंग मेंबर आर.एस. गवई भी थे। अंबेडकर के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारे अभियानों में हिस्सा लिया। फिर 1956 में वो तारीख आई जब उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। आपको पता ही होगा कि 14 अक्टूबर 1956 के दिन अंबेडकर ने अपने फॉलोअर्स के साथ हिंदू धर्म को त्याग दिया था, बुद्ध धर्म अपनाया था और 22 प्रतिज्ञाएं भी ली थी। मसलन, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं नहीं मानता कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे, इत्यादि। नागपुर की दीक्षा भूमि में अंबेडकर के साथ आर.एस. गवई ने भी यही किया था। बाद के बरसों में इसको ही नियो बुद्धिज्म कहा गया, नव बौद्धवाद। बाबा साहब के निधन के बाद आर.एस. गवई ने संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। आरपीआई के बड़े नेता बने। 30 साल तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। 1998 में अमरावती से लोकसभा सांसद चुने गए, फिर राज्यसभा सदस्य भी बने। 2015 में उनका निधन हुआ। इस दौरान दलित समाज के लिए वो एक समृद्ध विरासत छोड़ गए और अब यही सब बी.आर. गवई की आलोचना के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक इन आलोचनाओं पर और भद्दी ट्रोलिंग पर सीजीआई की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनका पक्ष भी ले रहे हैं। उनका कहना है कि अगर धार्मिक भावनाओं का ही हवाला दिया जाता रहता तो ये दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ पाती। न तो कोई सुकरात आ पाता और न ही गलीलियो। कुछ लोग और भी हैं जो एक संतुलित अप्रोच की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीजीआई की ये बात बिल्कुल सही थी कि मामला एएसआई के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन उन्हें भगवान विष्णु वाली टिप्पणी से बचना चाहिए था। दूसरी तरफ इस टिप्पणी के लिए उनकी सही शब्दों में आलोचना तो की जा सकती है, लेकिन भद्दी ट्रोलिंग सरासर गलत है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो ये थी पूरी तस्वीर। बुद्ध कह गए हैं अप दीपो भव, यानी स्वयं अपना प्रकाश बनिए। तो आप लोग भी इस मुद्दे पर क्या सोच समझ रहे हैं, हमें जरूर बताइए। अब अगली खबर पे चलते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी MIB ने 16 सितंबर 2025 को देश के कुछ मीडिया संस्थानों और कई यूट्यूबर्स को एक नोटिस भेजा है। मामला अडानी समूह से जुड़ा हुआ है। नोटिस में अडानी समूह का जिक्र करने वाले कुल 138 वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट को हटाने के आदेश दिए गए हैं। जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं उनमें द न्यूज़ लॉन्ड्री, द वायर, HW न्यूज़ के अलावा पत्रकार रवीश कुमार और यूट्यूबर ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी, तो देशभक्त वाले जैसे नाम शामिल हैं। नोटिस के अनुसार कोर्ट के आदेश के बावजूद इन लोगों ने कंटेंट नहीं हटाया, इसलिए 36 घंटे में कंटेंट हटा के मंत्रालय को जवाब दीजिए। नोटिस की कॉपी मेटा इंस्टाग्राम वाले और गूगल यूट्यूब को भी भेजी गई है, क्योंकि आईटी नियम 2021 के तहत इन प्लेटफॉर्म्स को कोर्ट आदेश को मानना जरूरी है। हटाए जाने वाले कंटेंट में केवल खोजी रिपोर्ट ही नहीं बल्कि सटायर या सब्सक्रिप्शन की अपील करने वाले वीडियोस भी शामिल हैं। न्यूज़ मिनट की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज़ लॉन्ड्री को 42 वीडियो हटाने को कहा गया है, जिनमें एक सब्सक्रिप्शन अपील वीडियो भी है। इसमें बस अडानी स्टोरी का स्क्रीनशॉट था। नोटिस दिल्ली की एक अदालत के आदेश पे आधारित है। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी AEL, इन्होंने एक मानहानि का केस दायर किया था। AEL की दलील थी कि कुछ पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और संगठनों ने उनकी कंपनी और गौतम अडानी के खिलाफ गलत और बिना सबूत वाली खबरें या पोस्ट छापी हैं। AEL का दावा है कि इससे कंपनी की छवि को नुकसान हुआ, साथ ही निवेशकों को अरबों रुपए का घाटा हुआ। इसके अलावा दुनिया भर में भारत की इमेज पर भी असर पड़ा। बारन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा कि ये लोग भारत विरोधी हितों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। इस विवाद के तार 2023 में छपी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं। इसमें अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेरफेर और टैक्स हेवन का मिसयूज और कर्ज से जुड़े गंभीर आरोप लगे थे। AEL का कहना है कि इन पत्रकारों ने हिंडनबर्ग की बातों को आधार बनाकर गलत खबरें फैलाई थी, जिससे कंपनी को फंड जुटाने में दिक्कत आई थी। साथ ही कई प्रोजेक्ट्स में देरी भी हुई थी। इन दलीलों के बाद 6 सितंबर को रोहिणी कोर्ट के सीनियर सिविल जज
अनुज कुमार सिंह ने एक एक्स पार्टे यानी एक तरफा आदेश जारी किया। ये एक अस्थायी कोर्ट आदेश है जो बिना दूसरी पार्टी को सुने दिया जाता है। यह तब होता है जब तुरंत कार्रवाई की जरूरत हो ताकि गंभीर नुकसान को रोका जा सके। आदेश में परंजॉय गुहा ठाकुरता, रवि नायर, अबीर दास गुप्ता, आयस्कान दास, आयुष जोशी और अन्य को IAEL या गौतम अडानी के खिलाफ मानहानि वाले कंटेंट छापने पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने कहा कि गलत और बिना सबूत वाले कंटेंट को 5 दिनों में हटाना होगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सही और पुष्ट खबरें छापने पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट के फैसले को पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने उसी अदालत में रोहिणी कोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट का बचाव भी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी अपील में कहा कि उनकी खबरों में AEL का जिक्र ही नहीं है, वे केवल गौतम अडानी या अडानी ग्रुप का जिक्र कर रहे थे। ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक कोर्ट ने उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी, पीएम मोदी और उनकी मां के AI वीडियो से भी बात जुड़ी हुई है जिसे कोर्ट ने हटाने के आदेश दिए हैं। वीडियो को बिहार कांग्रेस ने 11 सितंबर को अपने एक्स हैंडल से शेयर किया था। इसमें पीएम और उनकी मां से मिलते जुलते कैरेक्टर्स के बीच बातचीत थी। 36 सेकंड के इस वीडियो को लेकर कांग्रेस की आलोचना हुई थी। मामला कोर्ट में पहुंचा, एक जनहित याचिका डाली गई। याचिका में वीडियो की रिलीज टाइमिंग पर भी सवाल उठाए गए। कहा गया कि ये पितृपक्ष के समय रिलीज किया गया है जिस समय प्रधानमंत्री अपनी दिवंगत मां से जुड़े अनुष्ठानों में व्यस्त थे। जस्टिस PB वजंधरी और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि ये वीडियो प्राइवेसी और गरिमा का उल्लंघन करता है। साथ ही कोर्ट ने मेटा, यूट्यूब और एक्स को इस वीडियो को रोकने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार, बिहार सरकार और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भारत के चुनाव आयोग और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी नोटिस जारी किया है। इन सभी को तय समय सीमा के भीतर अपने जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। बात AI वीडियो की हो रही है तो एक और वीडियो का जिक्र कर लेते हैं। इसे असम भाजपा ने 15 सितंबर को एक्स पे शेयर किया है। वीडियो का टाइटल है असम विदाउट BJP यानी बिना भाजपा का असम। वीडियो के जरिए यह संदेश देने की कोशिश है कि बिना भाजपा का असम एक ऐसा राज्य होगा जहां अवैध मुस्लिमों का हर जगह कब्जा होगा। कम से कम देखने से ऐसा लग रहा है, खासकर सरकारी जमीनों, एयरपोर्ट्स, स्टेडियम, चाय के बागान पर। वीडियो की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, बीजेपी असम ने एक घटिया AI वीडियो पोस्ट किया है। ये उनके मुस्लिम मुक्त भारत के सपने को उजागर करता है। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हैप्पी बर्थडे है। देश दुनिया से उन्हें बधाई संदेश आ रहे हैं। इस बीच चर्चा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फोन कॉल की भी हो रही है जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी दी। एक एक्स पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि मेरे 75वें जन्मदिन पर फोन कॉल और मुझे बधाई देने के लिए थैंक यू मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप। आपकी ही तरह मैं भी भारत और अमेरिका के बीच व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं। ट्रंप ने भी इस बातचीत के बारे में ट्रुथ सोशल पे लिखा, उनका अपना सोशल मीडिया है, वहां लिखते रहते हैं। कहा कि अभी अभी मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। सामान्य परिस्थितियों में ये दोनों पोस्ट सामान्य ही लगते, लेकिन सिचुएशन थोड़ी टाइट है। ऐसे में इनके अलग मानी निकाले जा रहे हैं। मसलन प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ट्रंप के लिए माय फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल किया है। पिछली बार कब किया था आपको ध्यान होगा। दोनों नेताओं की पोस्ट में यूक्रेन संघर्ष का हल निकालने की बात कही गई है। वही संघर्ष जिसके बहाने अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ मिला जुला कर लगा दिया था। ट्रंप के सलाहकारों ने अपमानजनक बयानबाजी भी की थी। ऐसे में हमने एक्सपर्ट से पूछा कि इन पोस्ट से संकेत क्या मिल रहे हैं, और वो भी तब जब ये जानकारी आई है कि भारत ने अभी तक रूस से तेल की खरीद में कोई कोताही नहीं बरती है। इसके उलट सितंबर के पहले 15 दिन में ये खरीद बढ़ी ही है। जो आंकड़ा औसत तौर पे 15 से 16 लाख बैरल रहता है वो अभी 17 लाख के पार पहुंच चुका है शुरुआती 15 दिन में ही। क्या चल रहा है, सुनते हैं एक्सपर्ट्स को। इसका संकेत क्या है? संकेत ये है जो हम इसके पहले एक ही दिन पहले देख चुके थे
कि यूएस वाणिज्य टीम हमारे देश में आ चुके हैं, एक लंबी डिस्कशन 7 घंटे का कर चुके हैं। उनका जो डिस्कशन था वो डिस्कशन ये नहीं कि वाणिज्य का, हम अगर कोई ज़्यादा एक्साइटेड होकर सोचे कि अच्छा अभी डील हो जाएगा, तो ये सोचना बिल्कुल ही गलत है। वो सिर्फ एक, जिसे कहते हैं, कंडीशंस तैयार कर रहे थे कि किन किन चीज़ों पे, किन किन मुद्दों पर आलोचना होगी। ये वाली चीज़ है। प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी के बीच का डिस्कशन, जो ट्वीट है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें भारत एक का जो मोदी जी का जो यूक्रेन की तरफ जो संकेत है, वो बहुत लोगों ने तेल का दृष्टिकोण डाला है। मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि भारत, आपको याद होगा कि ट्रंप का असंतोष का कारण था कि भारत पाकिस्तान डिस्कशन डिबे के जो लड़ाई थी, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भारत ने क्लियरली बोला था कि कोई थर्ड पार्टी का रोल नहीं है। और इस वजह से ट्रंप, चूंकि एक पर्टिकुलर, एक उनका एक आशा है, आकांक्षा है कि उनको नोबेल प्राइज मिलेगा वगैरह, क्या होगा पता नहीं। मोदी का कहना है कि भाई हम आपको, आप रशिया और यूक्रेन के युद्ध में आप संधि प्रस्ताव ला रहे हैं वगैरह, उसमें हम भरपूर तरीके से आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको उसके लिए बड़प्पन देंगे। लेकिन आप ये, सो दैट इज द सॉर्ट ऑफ ए कि भाई हम इसके बारे में हम आपको इसमें जाने के लिए नहीं देंगे जगह, भारत पाकिस्तान के मामले में। लेकिन रशिया यूक्रेन के मामले में हम बिल्कुल मानने को तैयार है कि आप ही की वजह से वो युद्ध खत्म होगी या उसमें आप श्रेय ले सकते हैं। तो इट इज लाइक गिविंग कि भाई ये चीज आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इस चीज में हमें कोई वो नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको प्रशंसा करें, दुनिया के सामने बोले, कुछ भी उसके लिए तालियां दे, तो वो हम तैयार हैं। प्रधानमंत्री और उनके जन्मदिन का जिक्र हो रहा है तो एक और अपडेट। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के धार जिले पहुंचे। बोले कि भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और भारत किसी भी न्यूक्लियर धमकी से नहीं डरता है। 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को, सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था। लेकिन आपने मुझे मौका दिया। हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना, उसको अमर कर दिया है। हमने भारत की एकता के प्रतीक इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। अगली सुर्खी, फर्जी सर्टिफिकेट के कारण सर्विस से बर्खास्त पूजा खेडकर गायब हैं। मामला एक ट्रक ड्राइवर के अपहरण से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूजा और उनके परिजनों को खोज रही है, लेकिन 3 दिन से उनका कोई पता ही नहीं चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिए हैं और 14 सितंबर से कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं किया है। पुलिस अब पूजा के पुणे स्थित घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, जिससे पता लग सके कि वे किस गाड़ी में बैठ के किधर फरार हुए हैं। ये सारी खोज खबर हो क्यों रही है, इसे समझ लेते हैं। 13 सितंबर को नवी मुंबई के मुलुंड एरोली रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक और एसयूवी में हल्की टक्कर हो गई थी। एसयूवी में पूजा के पिता दिलीप खेडकर और उनके बॉडीगार्ड बैठे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिलीप का झगड़ा ट्रक ड्राइवर चंद्र कुमार चौहान और उसके साथी प्रहलाद कुमार से होने लगा, जिसके बाद दिलीप ने प्रहलाद को जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया। कहा कि उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। ड्राइवर चौहान ने प्रहलाद को फोन करके बात भी करनी चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
इसके बाद ट्रक मालिक विलास धेरंगे की शिकायत पे रवाले पुलिस स्टेशन में अपहरण का केस दर्ज हुआ। नवी मुंबई पुलिस ने पूजा के पेरेंट्स और उनके बॉडीगार्ड्स के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया। इस बीच पूजा के घर से प्रहलाद की बरामदगी के बाद मामला बड़ा हो गया, खबरों में भी आ गया। अब पुलिस को शक है कि परिवार एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और तब तक फरार रहने की ही कोशिश करेगा। नवी मुंबई और पुणे पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं जो परिवार की खोज कर रही हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।